ओके जी, अब इस सेक्शन में बात करते हैं अबाउट द अकोमोडेशंस इन विंटर। मेरी जनरली प्रेफरेंस रहती है कि अकोमोडेशन होम से टाइप मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका दो रीज़न होते हैं। एक, जनरली होम स्टेज आर लिटिल अवे फ्रॉम दी क्राउडेड एरियाज, एंड टू, मेरे को ना फिर लोकल से बात करके उनसे उनसे ना उस एरिया के बारे में, उनके कल्चर के बारे में एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों से बात करने की, और थोड़ा आपको एक लोकल सपोर्ट मिल जाता है। एक बहुत अच्छी बात होती है। होटल इज़ वेरी फॉर्मल, लाइक जो लेह में जितनी जगह पे मैं रुका था फैंटास्टिक है, उनका अपना एक मज़ा है, लेकिन वो बहुत फॉर्मल है। आप वहाँ पे ना लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते। वहाँ पे आप डिमांड कर सकते हो लेकिन डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ आप उल्टी आप कर सकते हो, आप होम स्टे में डिस्कस कर सकते हो लेकिन डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ होम। तो आई एम फाइन विद दैट। आई एम ओके विद द लोकल टॉयलेट इन विंटर्स। आई एम ओके अगर मेरे को इंग्लिश टॉयलेट, रनिंग टॉयलेट नहीं मिलता है। आई एम ओके कि अगर विंटर में मेरे को रनिंग वाटर, हॉट वाटर नहीं मिलता है तो बकेट वाला भी चल जाएगा मेरे को। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें ना स्पीति में इतनी सीखी हैं। स्पीति ने मुझे जो 2-3 साल में विंटर में रहा वहाँ पे ना, उसने मुझे एक तरह से प्रिपेयर कर दिया मेंटली कि ये सब चीज़ें ओके हैं, आई कैन सर्वाइव विदाउट द लग्जरीज। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि मुझे होम स्टे मिले। और वैसे भी लद्दाख में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, अदर देन ले एंड सम अदर प्लेसेस, योर ऑप्शंस आर क्वाइट लिमिटेड। लाइक कोरजोक में इट वॉज अ वेरी बेयर बोन होम स्टे दैट आई फाउंड। और हीटिंग भी नहीं थी। हीटिंग पता कैसे थी, जो नीचे किचन के ऊपर वाला कमरा था तो थोड़ा गर्म तो हो ही जाता था, लेकिन जो उस रूम के अंदर कोई तंदूर नहीं था। तो उस रूम के नीचे से पाइप निकल रहा था, वही हीटिंग करता। जब तक आपके नीचे वो पाइप चल रहा है तब तक आपका रूम भी हल्का फुल्का गर्म होता है। जैसे ही वो नीचे किचन का तंदूर बंद, आपकी ठंड चालू। और क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक प्लग नहीं था तो मैं अपना ब्लैंकेट भी, और उससे थोड़ी और एक समस्या भी कई जगह हो जाती है समस्या, मतलब ठीक है वही है ना, यू डोंट गेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन एवरी होम स्टे। ये वाला होम स्टे में मेरी गाड़ी थोड़ी दूर थी, तो मैं अपना वो डे 1 में, फर्स्ट नाइट में मैं अपना वो निकाल के इको फ्लो निकाल के ला नहीं पाया और अपना ब्लैंकेट निकाल के नहीं ला पाया। तो डे 1 में आई हैड टू सर्वाइव इन द कोल्ड। पर वो 2-3 कंबल लेके और रजाई लेके मैंने सर्वाइव कर लिया, ठीक था, मतलब ओके। आई थिंक पहली नाइट वैसे भी फॉर्चुनेटली -15 -20 के आसपास ही गया था टेम्परेचर। अगली नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी गई भाई साहब। सुबह जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो -21 के आसपास था, मतलब रात को -25 तो गया ही होगा। सुबह धूप निकलने के टाइम पे जब अगर -21 है तो वैसे। और बाकी मोस्टली जगहों पे आपको होम स्टे मिलेगा, लेकिन हाँ, पैंगोंग का होम स्टे एब्सोल्युटली अमेजिंग हीटिंग के साथ। हनले में मेरा होम स्टे तो मेरे को पता ही था कि हीटिंग वहाँ पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और हनले वैसे भी गर्म है तो हनले में इतनी मारामारी नहीं है। हनले में दिन का टेम्परेचर होता था 0 डिग्री, -2 -4, रात का -11 -15, दैट्स इट। मेरे को लगता है कि -15 से नीचे हनले में जाता भी होगा, मुझे पता नहीं है, बट हाँ, मतलब उस टाइम पे उतना ठंडा नहीं था वो। पैंगोंग वाज डेफिनेटली कोल्ड, लेकिन हीटिंग था मेरे पास तो, और वो हीटिंग पूरी रात ऑन करके रख सकता था मैं, तो नो प्रॉब्लम। और मेरा एक्लेमेटाइजेशन ठीक ठाक हो गया था। तो इस तरह के अकोमोडेशन मिलते हैं आपको, तो आप ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते आप, अगर आपको लिटरली में विंटर में लद्दाख को एक्सप्लोर करना है। अभी आई थिंक 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने बोला टॉयलेट, वैसे तो आजकल मोस्टली हर जगह पे मुझे, इस ट्रिप में हर जगह पे मुझे इंग्लिश टॉयलेट, रनिंग इंग्लिश टॉयलेट मिल गया, सिर्फ 2 जगह पे छोड़ के, 3 जगह पे छोड़ के भाई साहब। नंबर 1, मुझे कोरजोक में ड्राई टॉयलेट यूज़ करना पड़ा। अगर आपको नहीं पता है तो यू शुड सी इट बिफोर यू वेंचर आउट इनटू लद्दाख इन विंटर। तो कोरजोक में ड्राई टॉयलेट लोकल वाला, और कहाँ था, और था एक और 3 जगह पे। रंगदम में ड्राई टॉयलेट वो मुझे पता था तो नो प्रॉब्लम, एंड देन करग्याक में। और ये तीनों ही जगहें जो हैं वो सबसे ठंडी जगह थी मेरे इस ट्रिप की। रंगदम भी बहुत ठंडा था, तो वो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाना। और क्या है मेरी लिस्ट में, वट आर दी कॉम्प्रोमाइज़ इन विंटर। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब आई थिंक अकोमोडेशन वाले कॉम्प्रोमाइज़ हैं। रात में, मतलब मुझे नहीं पता बाकी लोग करेंगे ना करेंगे, रात की शॉर्ट मैंने लाइक नाइट लैप्सेस विंटर में मैं नहीं लेता हूँ। मैं विंटर में चाहे स्पीति हो चाहे लद्दाख हो, मैं कभी भी रिस्क नहीं उठाता रात में वेंचर आउट करने का, क्योंकि टेम्परेचर -20 या -25 में है तो वो कभी भी आपको हिट कर सकता है। हाइपोथर्मिया को सेट होने में ना बड़ा कम टाइम लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रात में पंगे लेने का नहीं। सो वो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा फोटोग्राफी एंगल से होते हैं, दैट यू कांट क्रिएट सम नाइट कंटेंट विच इज़ ओके। लद्दाख में विंटर में, समर में चले जाओ ना, नाइट कंटेंट बनाना है तो आएगा, मज़ा आएगा उसमें।
अभी लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, ड्राइविंग सोलो टू लद्दाख फर्स्ट एंड देन ड्राइविंग सोलो टू लद्दाख इन विंटर। ये दोनों खतरनाक चैलेंज हो गए। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड रिस्क? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज, यू कैन गेट स्टक इन दीज लोकेशंस, दीज आर वेरी रिमोट लोकेशंस। अगर कहीं फंस गए तो सपोर्ट मिलना एक तो मुश्किल है और एक टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो या तो आप मेरी तरह हो कि आपने लद्दाख इतना घूमा है कि आपके ना लोकल फ्रेंड्स इतने सारे बन गए हैं दैट यू नो कि कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ कर लोगे सपोर्ट का। लेकिन ये रिस्क है। अगर आप पहली बार सोलो कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड डू इट इन समर, क्योंकि समर में ट्रैफिक मूवमेंट रहता है। अब जैसे कि कोरजोक से जब मैं चुमूर गया, एक भी टूरिस्ट गाड़ी नहीं। चुमूर से जब मैं हनले गया, नथिंग। हनले से उमलिंगला, नथिंग। मतलब टूरिस्ट की गाड़ी मुझे कहाँ मिली? 2 जगह पे सिर्फ मात्र। एक हनले में मुझे बड़े अच्छे फ्रेंड बने मेरे, जिमनी लेकर आए हुए थे वो भी, और गुड़गांव से हैं, और कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। लेह में मुझे कुछ टूरिस्ट दिखे, नहीं तो नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो रिस्क तो ये रहता है। दूसरा रिस्क जो है या कॉम्प्रोमाइज़ है ड्राइविंग इन सोलो इज़ दैट यू कांट एक्सप्लोर टू मच रिमोटली, जो मैंने किया एनीवे, बट वो रिस्क होता है। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम यायासो में जाके, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज़ करना चाहता था। मैं चाहता था कि बीरपाल सो पे मैं एक नाइट कैंप करूं। मैं वो विंटर को सर्वाइव कर लेता। मेरे पास सब अरेंजमेंट्स था, खाना था, सब कुछ था, किचन था, लेकिन अकेले वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो रिस्क हो गया। अकेले में मैं वहाँ पे रात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मैं मतलब चाहता ही नहीं था कि मैं रात को रुकूं, बिकॉज वो बहुत ही हिडन सी जगह है। एक बाउल सा है और बाउल के नीचे लेक है और उसके नीचे आपको छुपना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ हो। अगर कोई ऊपर सड़क पे आपको ढूंढने भी आएगा तो फिर वो चांस मैंने नहीं लिया। बट ये तो हो गए आपके चैलेंजेस एंड रिस्क। मतलब आपको प्लान चेंज होता है एंड यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। फोटोग्राफी भी खुद ही कर रहे हो, ड्राइव भी खुद ही कर रहे हो, कुछ दिक्कत आएगी तो वो भी खुद सॉल्व कर रहे हो, होटल भी खुद ही ढूंढ रहे हो, करना पड़ता है। बट देयर आर सम गुड पार्ट्स एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स। गुड पार्ट्स, 1, you change your plans as and when you want. That's the most positive of solo, unless you have a partner who thinks right about the way you think. Second thing, your acceptability in the community, local community, goes very high when you're solo. मतलब जहाँ जहाँ मैं जा रहा था ना, लोग हमेशा सब, अरे अकेले, ओ यार आओ चाय पियो। तो नॉट दैट आई वॉज डूइंग इट सोलो टू गेट दिस काइंड ऑफ एन अटेंशन, बट ठीक है, जब आप अकेले होते हो ना तो आपका लोकल सपोर्ट एकदम से बढ़ता है। पीपल अप्रिशिएट एज वेल। लद्दाख में बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार आप में हिम्मत है कि आप लद्दाख विंटर अकेले गाड़ी लेके पहुंच गए और कर रहे हो कॉर्नर टू कॉर्नर चांगथांग रीजन। तो आई लव्ड इट। आई रियली एडमायर्ड द अप्रिसिएशन आई वॉज गेटिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल इन लद्दाख। वो, और द अदर थिंग इज, जहाँ जो मन करे वहाँ वो करो, स्पेशली फॉर अ पीपल लाइक मी हु क्रिएट कंटेंट। जहाँ मन करे वहाँ रोक दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप फॉर अ सेल्फी एंड देन मूव। मैं बहुत जगहों पे, ऐसी जगहों पे रुका जहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे मैंने अपने माइक लगा के रखे टू रिकॉर्ड द साउंड्स। तो अकेले होते हो तो आप ये कर सकते हो, किसी के साथ होते हो तो थोड़ा उस साथ वाले बंदे के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है कि यार हो तो गया चलो। तो ये एक कन्वीनियंस आपका सोलो का रहता है। ठीक है जी। तो ये हो गया जी अबाउट दिस सोलो ड्राइव चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स। अब बात करते हैं जिम्नी। बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये जिम्नी। व्हाट सो गुड बट नॉट सो गुड एंड व्हाट बैड। पहली बात, जिम्नी इज बिल्ट लाइक अ टैंक। मतलब इफ नॉट अ टैंक, वेरी क्लोज टू अ टैंक। जिम्नी आपको कहीं भी खड़ा नहीं होने देगी। आप जहाँ मर्जी जाओ, कुछ भी करके आप जुगाड़ करके, अगर कुछ जिम्नी में दिक्कत भी आती है तो आप बाहर आ जाओगे। तो ये एक फैक्टर है जिम्नी का। साइज इज़ वेरी बेनिफिशियल। इफ़ इट्स अ कॉन, इट्स अ प्रो एज वेल। 4 लोगों के लिए गाड़ी है, छोटी है, आई एग्री। लेकिन अगर आप 2 ही लोग घूमते हो तो आपके लिए एक्चुअली इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है, क्योंकि ये साइज़ ही आपका कई बार बेनिफिट बन जाता है। कई जगहों पे ऐसा हुआ जहाँ पे पूरी सड़क पे बर्फ़ थी, लेकिन छोटे से सेक्शन में बर्फ़ नहीं थी, और जिम्नी इतनी नैरो है ना, वो उसी में से निकल गई। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अगर बड़ी गाड़ी होती ना तो फिर मुझे 4 लो लगाओ, काटो, तोड़ो, ड्रामेबाजी करो। तो साइज़ इज़ अ बेनिफिट, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स एंड देर आर सम ह्यूज प्रॉब्लम्स। मैं उसके लिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए।
तो यस, माइलेज इज़ पेनफुल, 11-12 देगी, और मेरी ऑटोमेटिक है, माइन इज़ एन ऑटोमेटिक अल्फा, टॉप मॉडल अल्फा जेटा, देख लेना कौन सा होता है, जेटा होता है शायद टॉप मॉडल ना, अल्फा होता है, हाँ अल्फा ऑटोमेटिक टॉप मॉडल है मेरा ऑटोमेटिक। सो एंड आई एम टोटली बिलीवर ऑफ ऑटोमेटिक व्हीकल, तो मैं चलाता हूँ ऑटोमेटिक, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ लॉन्ग ड्राइव्स, सो दैट वे नो प्रॉब्लम इन जिमनी इन ऑटोमेटिक। जिमनी में कहीं पे भी ऑटोमेटिक को लेके कोई इशू नहीं आया। जो 2 इशू जिमनी में आए और वो मैंने यहाँ फेस किए, वो मैंने लिपुलेख में फेस किए, वो मैंने स्पीति में भी फेस किए। जैसे ही आप 3,500-4 हज़ार मीटर के ऊपर गाड़ी को ले जाते हो ना, उसकी ब्रेकिंग तो बड़े गंदे हो जाते हैं, बड़े अजीब सी ब्रेकिंग है, हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ती है आपको एकदम दबा के, एज इफ़ यू आर ड्राइविंग अ प्रीटी ओल्ड एम्बेसडर, जिसमें कि आपका ब्रेक बूस्टर ही नहीं होते थे। वो इशू बहुत गंदा है, और अगर आप कभी सडन पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ गई ना आपको, तो आपको लगेगा भाई गाड़ी सामने से आ रही है, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ और ब्रेक लग ही नहीं रही है, वो पेनफुल है और वो ख़राब है। ठीक है, मारुति बोलती है कि उसके लिए उन्होंने एक एडवाइजरी अपने मैनुअल में डाली है कि ऑलवेज ड्राइव ऑन व्हेन यू आर गोइंग डाउन इन हिल या हाई एल्टीट्यूड पे, आप फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही चलाओ। मैंने चलाया वो, इट हेल्प्स बट नॉट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, वो ब्रेक फिर भी बैड ही है। बट जो सबसे बुरी चीज़ है इस जिमनी की, जो मतलब पैथेटिक है, वो है कि 4x4 लगता ही नहीं है। जुगाड़ करने, लोगों ने कुछ जुगाड़ बताए हैं मेरे को, 4H लगाओगे, फ्रंट हब इंगेज ही नहीं होंगे, ब्लिंक करती रहेगी लाइट, एंड दैट्स इट। तो 4 लो अगर आप लगाओ, फिर मुझे किसी ने बोला यार ठीक है 4H पे आपकी ब्लिंक हो रही है, होने दो, आप 4L लगा दो। ठीक है, 4L लगाया, काम किया। 4L से क्या हुआ कि आई थिंक जो रियर हब्स थे वो लॉक हुए, और जो टॉर्क था, रेशियो था, वो चेंज हुआ, वो टॉर्क मिलना शुरू हो गया। सो दैट वे यू गेट सम टॉर्क टू गेट आउट फ्रॉम दी डिफिकल्ट सिचुएशंस। बट येस, इट द लाइट कीप ब्लिंकिंग, तो एक पेन है बॉस, क्या बात कर रहे हो यार। वहाँ पे मतलब कार्स लाइक कैंपर इंगेज 4x4 वेरी वेल, कोई इशू नहीं होता है। तो यार मतलब 15 लाख 16 लाख 17 लाख तक की बेची गाड़ी आपने, और 4x4 की टेस्टिंग भी नहीं करी। अरे यार छोड़ो, एनीवे भाई इतना ही रैंट करूँगा गाड़ी के बारे में। ओवरऑल जिमनी इज एब्सोल्युटली जेम ऑफ अ व्हीकल इफ द साइज एंड द पावर वर्क्स फॉर यू। मेरे लिए पावर में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ही सडेट स्पीड पे गाड़ी चलाता हूँ, मैं भगाता नहीं हूँ गाड़ी को, तो ठीक है। आई थिंक मेरे लिए, किसी और के लिए शायद वो भी प्रॉब्लम हो सकती होगी, पावर इज़ अ प्रॉब्लम इन जिमनी। तो ये था जिमनी के बारे में, गुड बैड अगली। इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी एक्सेप्ट फॉर 2 इश्यूज़, वो पेनफुल इश्यूज़ थे। एक पॉइंट पे जहाँ मुझे 4x4 की ज़रूरत थी, वहाँ पे 4x4 ने लगने में ही दिक्कत कर दी। वो स्टीयरिंग भी इतना हार्ड है, उसे ऐसे धक्का मारना पड़ता है, कई बार लगता है तोड़ ही ना दूँ मैं। तो एडवांस व्हीकल बना रहे हो 2026 में बैठ के, ऐसी मतलब ऐसी प्रॉब्लम दोगे तो कैसे बात बनेगी। तो ये थी जी जिमनी। लेट्स क्लोज दिस सेक्शन। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्शन? तो नेक्स्ट सेक्शन है जी अबाउट द साउंड एंड फील्ड रिकॉर्डिंग। ये एक नया चस्का लगा है मेरे को, चस्का मतलब हॉबी, चस्का थोड़ा ज़्यादा हो गया, हॉबी लगी है मेरे को अभी, एंड आई एम लविंग दिस हॉबी along with my photography and videography work I am doing. So basically videography anyway I am doing since last couple of years, 4-5 साल से मैं documentary film से काम तो कर ही रहा हूँ, and I'm taking a lot of interviews as well, commercially as well. So मेरे पास already साउंड रिकॉर्डिंग के जितने भी गियर्स थे वो ऑलरेडी कुछ थे मेरे पास, और कुछ मैंने लास्ट 1 साल में फील्ड रिकॉर्डिंग के लिए इकट्ठे किए मैंने। बट the thing that I'm loving about the field recording is it works very well with my philosophy of traveling solo. And what exactly do you, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि फील्ड रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं डिस्कस करूँगा। बट एग्जैक्टली है क्या फील्ड रिकॉर्डिंग? फील्ड रिकॉर्डिंग बेसिकली एक तरीका है जहाँ पे कि आप जो साउंड्स हैं, एम्बियंट साउंड्स हैं, उनको रिकॉर्ड करते हो। अब वो एम्बियंट साउंड्स के जो सोर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। साइंटिफिकली इसको 3 पार्ट्स में हम बांटते हैं इन साउंड्स को, एम्बियंट साउंड्स को। वन इज़ जियोफनी। जियोफनी वो चीज़ें हैं, वो आवाज़ें हैं जो कि हमारी अर्थ से निकल के आती हैं, जैसे कि हवा की आवाज़, पानी की आवाज़, झरने की आवाज़, बिजली गिरने की आवाज़, पत्थर टूटने की आवाज़, ग्लेशियर के गिरने की आवाज़ आ गई है, या फिर जो मैंने इस बार रिकॉर्ड करी कि साउंड फ्रोज़न लेक के कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़। इस तरह की सारी आवाज़ें जो अर्थ जनरेट करती है उसको बोलते हैं जियोफनी। फिर एक सेकंड कैटेगरी है बायोफनी। बायोफनी मतलब जो आवाज़ें जानवर, पक्षी
और पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो जो आवाज़ें जनरेट करते हैं, दैट कम्स अंडर बायोफनी. एंड द थर्ड कैटेगरी इज एंथ्रोफनी. एंथ्रोफनी इज एनी अदर काइंड ऑफ साउंड विच इज़ प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस जनरेट करते हैं, जो ह्यूमंस का बोलना है, साउंड है, म्यूज़िक है, या फिर गाड़ियों की आवाज़ है, या कुछ भी ऐसी आवाज़ जो ह्यूमंस के थ्रू आर्टिफिशियली जनरेट होती है, दैट्स कॉल्ड एंथ्रोफनी. और इन तीनों कैटेगरी का अपना एक रिलेवेंस है. इन 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 कैटेगरीज के साउंड रिकॉर्डिंग को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हो, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो, या फिर फॉर साउंड इफेक्ट्स इनटू अदर डिफरेंट मोड्स. I am trying to learn. As of now, I'm in a learning phase. While I'm doing some commercial projects as well, but मैं अपने आप को अभी एक्सपर्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से मसा 1.5 साल हुआ है इसको अभी एज ए फुल फ्लेज हॉबी उठाए हुए. तो मैं 1-2 कमर्शियल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ इसके ऊपर. लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक बहुत अच्छी हॉबी भी हो सकती है. आने वाले टाइम पे मैं इसके ऊपर बहुत सारे और वीडियोस बनाऊंगा, और शायद कुछ वर्कशॉप भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, where I'm trying to tie up with couple of sound companies, those who produce sound devices like Zoom or Tascam or sound devices, or some other companies who create mic. I'm trying to get in touch with them to see if I can get some sponsorship or some support from them, so that I can do some workshops on sound and recording the field sounds. तो वो ये है बेसिकली समरी साउंड की. ठीक है जी. और मैं अभी फ़िलहाल के लिए आई एम प्योरली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बायोफनी एंड जियोफनी. तो यही है. एंथ्रोफनी भी कर रहा हूँ मैं. अभी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने अभी शुरू किए हैं, जो कि जिसके बारे में मैं फ्यूचर में बात करूँगा. बट एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे पूरा साल लगने वाला है, जहाँ पे मुझे एंथ्रोफनी भी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बायोफनी और जियोफनी है. तो वो करेंगे. एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ साउंड एंड फील्ड रिकॉर्डिंग? ओके, फ्यूचर वही है जो बाकी सारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का होता है. आपको अगर क्लियर है आपके फ्यूचर का कि आप कहाँ इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि यू कैन मेक सम साउंड लाइब्रेरीज एंड ट्राई टू सेल इट ऑफ. यू कैन गेट इन टच विद यूर friends and circles, those who work in documentary films, and give them sound. For me, my primary sound is to record the sounds of podcasts, interviews, or documentary recording and editing. वहाँ पे I can use these sound effects, and then probably in the future I'll say. So मेरे लिए अभी ऐसा कोई future path मैंने बनाया नहीं है. So there is no roadmap as of now. There is a very small roadmap as of now to start learn about field recording and do some amazing recordings जो कि out of the world हो, जिसके लिए भी मैं आगे डिस्कस करूँगा कभी फ्यूचर में किसी वीडियो में. सो ये था जी साउंड रिकॉर्डिंग और फील्ड रिकॉर्डिंग के बारे में, कि भाई साहब ये फील्ड रिकॉर्डिंग का लद्दाख में किया क्या मैंने. तो किया ये कि प्राइमरी फील्ड रिकॉर्डिंग थी फ्रोज़न लेक्स की, जो कोरजोक में बहुत अच्छी आई, मीरपाल मोन पे ठीक ठाक आई, पैंगोंग में बिल्कुल भी नहीं आई. लेकिन जो साउंड्स आई कट कट ढूम ढूम, सुनो जरा. एक मैं डालता हूँ क्लिप 15 सेकंड का, देखो सुनो आप, है ना. तो इस तरह के साउंड. फिर कुछ बर्ड्स के साउंड रिकॉर्ड किए मैंने. वो मैंने किए हनले में, रंगदम में. सुनो जरा ये वाले साउंड के. कुछ रोज फिंच हैं, रेड बिल्ड चुग है, पिजन्स हैं, इनकी आवाज़ सुनो एक बार जरा. इस तरह के साउंड्स मैंने रिकॉर्ड किए और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे ये. इस तरह के साउंड्स मैंने जब वनघट में था, मैं जिम कॉर्बेट में, वहाँ भी किए थे मैंने. जब मैं आदि कैलाश, लिपू लेक, दारमा वैली गया था, वहाँ पे भी किए मैंने. तो अभी काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने, और बीच बीच में मैं लोकली भी करता रहता हूँ. तो ये किया मैंने साउंड रिकॉर्डिंग, फील्ड रिकॉर्डिंग लद्दाख में. अब बात करते हैं जी अबाउट डूइंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी. क्या किया मैंने, क्या चैलेंजेस रहे विंटर में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड व्लॉगिंग. 4 सेक्शन मैंने डिवाइड किया है इस पूरे टॉपिक को. एक तो मेरा टारगेट एजेंडा क्या था. मेरा टारगेट एजेंडा था बहुत सिंपल. साउंड में फ्रोज़न लेक्स के और बर्ड्स के साउंड रिकॉर्ड करना है. वो किया, नो प्रॉब्लम. वीडियोस में कुछ टाइम लैप्सेस बनाने थे, वो बनाए. कुछ छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिसमें से कि एक डॉक्यूमेंट्री थी
अबाउट द विंटर लाइफ ऑफ सुरू वैली, रंगदम के आसपास का, वो बनाई। और एक मैंने ऑन द वाइल्ड लाइफ के ऊपर छोटी सी बनाई है, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री है। तो वो दैट वाज प्योरली यूजिंग माय लूमिक्स एंड निकॉन गियर्स, वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको अभी करूँगा एडिट मैं आफ्टर द व्लॉग इज़ ओवर। एंड और क्या था, एक मिनट रुको देखने दो भाई। हाँ, और उसके बाद डेफिनेटली मैंने कोशिश की कि मैं पूरे इस ट्रिप का एक ट्रैवलॉग बनाऊं। वो मैंने अपने गोप्रोस यूज़ करके बनाया। बेसिकली मैं कर ये रहा था क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रिप था और मेरे को नहीं पता था कि मैं साउंड रिकॉर्डिंग कितनी इफेक्टिवली निकाल के ला सकता हूँ। तो मैंने जो सब मैं कर सकता था ना, कंसिडरिंग कि मैं इतनी दूर आया हूँ और इतना पैसा मैंने खर्च किया है, तो मैं मल्टीटास्किंग कर रहा था। मतलब मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था ताकि एट द एंड ऑफ द ट्रिप एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो हो जो कि मैं कहीं ना कहीं कमर्शियली अपना उसमें से कुछ बेनिफिट निकाल सकूं, बिकॉज आई स्पेंड अ ह्यूज मनी, राइट। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं कॉस्ट ब्रेकअप भी दे सकता हूँ, कितना कॉस्ट लगा मुझे 16 दिन के ट्रिप में, जबकि मैं बहुत बजट में, बहुत ही कंजर्वेटिव रहा मैं अपनी एक्सपेंसेस में, फिर भी ठीक ठाक बजट में मेरे को 16 दिन 15 दिन का ये ट्रिप लगा। तो ये सब मैंने रिकॉर्ड किया। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं विंटर फोटोग्राफी, विंटर में फोटोग्राफी में, कोल्ड ऑफ कोर्स यस। तो वो तो सबसे बड़ा चैलेंज है। गेट अ गुड ग्लव्स, जिसमें मेरे पास जो फोटोग्राफी ग्लव्स हैं उसमें आई कैन एक्चुअली रिमूव माई फिंगर का टॉप एंड माई थंब का टॉप ना, वो फोल्डेबल है, मैग्नेटिक फोल्डेबल है। मेरे पास कहीं यहाँ पड़ा होगा, अभी सब मैंने इधर उधर फैला दिया है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो वो फोल्डेबल है, फोटोग्राफी के टाइम पे वो निकाल लेता हूँ। तो आई कैन एडजस्ट माई शटर अपर्चर और मेरा ISO एडजस्ट करने के लिए, और डायल रिंग्स जो है मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और आई थिंक रिकॉर्डिंग में जो चैलेंज मुझे आया वो था बैटरीज। तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था, मुझे पता था क्योंकि बैटरीज और ये सब चैलेंज मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ विंटर में। तो मुझे पता है इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे अगर बैटरी आपको दिखाए कि वो 0% हो गई 15 मिनट के यूज़ में ही, तो उस बैटरी को निकालना है, अपने जैकेट के अंदर वाली सबसे वार्मेस्ट पोर्शन में डालना है, एंड दैट विल बी लाइक वो फिर आपको 15 मिनट का और देगी, फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर बिकॉज होता क्या है, कोल्ड जब -10 -15 के नीचे होता है ना, तो आपकी बैटरी सडनली डिस्चार्ज होती है। अगर बैटरी की लाइफ है थोड़ी ज़्यादा है तो आपको सडनली 100% से 40% पे आ जाएगी 5 मिनट के यूजेज में। फिर आप उसे हल्का सा गर्म करो, वो फिर वापस आपको देगी रिजल्ट, है ना। तो ये एक बैटरी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। डूइंग फोटोग्राफी इन कोल्ड इज एनीवे चैलेंज। एक सेकेंड, मेरी एक कैट हल्ला मचा रही है, होल्ड ऑन। क्या हो गई, तुमको क्या हो गई? आ जाओ आ जाओ, अच्छा खाओ। ये है, दिस इज माई ऑरेंजू, दिस इज माई ऑरेंज बिल्लू, दिस इज माई बिल्लू। बिल्लू, आई एम डूइंग रिकॉर्डिंग बिल्लू, ठीक है। ये मेरा बिल्लू है, दिस इज ब्राउनी, हमारा सबसे प्यारा बिल्ला है। वी हैव 4 कैट्स, और ये वाला बिल्लू जो है ये सबसे प्यारा शाद बिल्ला है। बच्चे, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लूँ, तू जाएगा? चल जा जा, फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, ठीक है। चल आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा है, तो चल, चलो भग जाओ। ओके, दैट वाज ब्राउनी। ओके, दैट वाज ब्राउनी। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, चैलेंजेस एक ये, दूसरा रात की रिकॉर्डिंग जो है मतलब मैं अवॉइड करता हूँ, आपके ऊपर है, आप ठंड झेल सकते हो तो झेलने का रिस्क ना ही लो तो अच्छा है। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफी भाई बहुत शानदार है। आई थिंक विंटर में वाइल्ड लाइफ और बर्ड फोटोग्राफी करने का मज़ा ही अलग है। दिन में तो मज़ेदार फोटोग्राफी है। पलास कैट की साइटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, स्नो लेपर्ड की साइटिंग रुम्बक में बहुत अच्छी हो रही थी। लोगों ने लिंक्स तक को साइट किया इन वारिला से पहले कहीं आसपास साइट किया। मेरे को भी न्यूज़ मिल गई थी, लेकिन आई गॉट डिलेड, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं अभी, ठीक है जी। तो ये हुआ जी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। और व्लॉगिंग तो खैर सारी दुनिया आजकल कर ही रही है। तो मैंने व्लॉगिंग की, मेरे पास गोप्रो है 3, एक मेरे पास गोप्रो हीरो 9 है, हीरो 11 है, हीरो 12 है। जिमनी में मैंने उसके माउंट बनाए हुए हैं। एक गोप्रो मेरा हमेशा सामने वाला रिकॉर्ड करता है, एक गोप्रो मुझे रिकॉर्ड करता है, और एक गोप्रो मैंने पीछे लगाया हुआ है 2 सीट्स फ्रंट, 2 सीट्स के बीच में। वो एक अलग सा एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है पूरे डैशबोर्ड का और साथ में फ्रंट व्हील शील्ड का और आसपास के एम्बियंस का। तो वो 3 सेक्शंस है। अब लास्ट सेक्शंस अबाउट, अभी मैं आपको मिलाता हूँ मेरे दूसरे कैट्स। इधर आओ मुंशी, स्मार्टी, स्मार्टी कम है, स्मार्टी कम है, स्मार्टी, स्मार्टी जी कट्टा, ये ओके, ये है जी मेरा, दिस इज माई अनदर कैट। इसका नाम है जी स्मार्टी। और ये स्मार्टी जो है ये द मोस्ट क्यूरियस ऑफ दम ऑल।
तू मेरा मोस्ट क्यूरियस ऑफ देम ऑल है, जो मोस्ट क्यूरियस ऑफ देम ऑल है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तुझे वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, तुझे नहीं जाना है वहाँ पे, चलो निकलो, दफा हो जाओ तुम यहाँ से सारे के सारे, चलो। ओके, सो कुछ लोगों ने मेरे को बहुत सारे कमेंट दिए यूट्यूब में दैट आई शुड ऑल्सो मेक अ वीडियो अबाउट द गियर्स दैट आई यूज़। मैं बहुत सारे गियर यूज़ करता हूँ बॉस, तो उसके लिए एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा मेरे को। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रिप की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी के लिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए, मेरे पास है निकॉन का Z6 Mark II एंड आई वाज यूजिंग 150 to 600 लेंस, 180 है ना, हाँ 180 to 600 लेंस जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जम लेंस। मैंने ट्रिप से पहले एक सेकेंड हैंड लिया ये लेंस। उसके अलावा निकॉन में मेरे पास पुराने एफ माउंट 70-200 14-24 लेंस हैं और एक 40mm f2.8 Z माउंट है। So these are my Nikon gears. Mostly I use this for photography and for real estate shoot. I do a lot of real estate shoot. So just in case if you have a hotel and you want your hotel to, you know, get some real nice shoot, I can do that for you. So I use that for the whole kit for my commercial shoot. And for my commercial videos, I use Lumix ka setup. So I have Lumix S5 and I have Sigma 16-28 f2.8 and I have 50mm f1.8 lens that I mostly use for my videos because I can use log profile, and those are my commercial kit. And I was carrying my sound, for my sound, especially for field recording, I have multiple recorders. My prime recorders are Zoom का H5, बहुत पुराना छोटा सा रिकॉर्डर है लेकिन बहुत कामयाब रिकॉर्डर है, बट इट ओनली रिकॉर्ड्स अप टू 24 बिट। फिर उसके बाद आई हैव अनदर पोर्टेबल हैंडी रिकॉर्डर विच इज़ टैस्कैम का पोर्टा कैप्चर X8. दिस कैन रिकॉर्ड इन 32 बिट एंड दिस हैज़ 4 XLR inputs, so it can do a lot of things other than just the handy field recorder. And my most ultimate one which I acquired last year is Sound Devices का MixPre 6 Mark II. MixPre 6 Mark II is kind of a professional sound recorder which can record 4 XLR inputs and 2 aux inputs, and it can record in 32-bit float again, so gain is not a big challenge there. तो these are my recorders, and recorders के साथ मैं बहुत multiple mics use करता हूँ, जैसे कि for birds and all that I use Rode NTG2 shotgun mic with the blimp and dead cat. I use some contact mics. I use some short barrel shotgun mics like Rode M5. और क्या यूज़ करता हूँ और मैं, हाँ, फॉर दी एम्बियंट साउंड रिकॉर्डिंग, जहाँ पे कि मुझे एवरीथिंग आई नीड टू रिकॉर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन ओमनी डायरेक्शनल फैशन। मेरे पास एक पेयर है, स्टीरियो पेयर है माइक बूस्टर का, कम्स फ्रॉम कंपनी माइक बूस्टर का माइक है विच रिकॉर्ड साउंड्स in omni direction from everywhere and records absolutely fantastic sounds. I use that quite a lot to record ambient sounds, not just any specific sound but the ambient sound. And then some contact mics which I use, मैंने अभी इस बार जो लेक के लिए यूज़ किया वो है मेरा। एंड देन फॉर व्लॉगिंग पर्पस मेरे पास पुराने कुछ गोप्रो पड़े हुए हैं, हीरो 9, 10, हीरो 11 एंड 12, आई यूज़ दैट। अदरवाइज और बहुत सारी लिस्ट है मेरे गियर्स की, आई थिंक वो I will talk about that some other time, but ये इस बार मैंने यूज़ किया। तो यही मोटा मोटा था। कुछ और लोगों ने मुझे सजेशन दिए थे कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे थे अबाउट द रोड कंडीशन, ओपनिंग एंड ऑल दैट। देर इज़ वन बाय द्रास एडमिनिस्ट्रेटिव, वेबसाइट का नाम मैं लिंक डाल दूंगा। वो एक साइट है जहाँ से भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है। और देर इज़ अनदर वन, देर आर टू प्राइवेट व्लॉग्स, यूट्यूब में भी हैं और फेसबुक में भी हैं। एक है अपडेटिंग व्लॉग ऑफिशियल और एक है जॉजिला ऑफिशियल अपडेट, इसका लिंक भी मैं नीचे दिख रहा हूँ। ये दोनों ही जो पेजेस हैं ये बहुत लेटेस्ट अपडेट देते हैं जॉजिला के लिए, ओनली फॉर जॉजिला। बाकी शिंकुला के लिए अपडेट मेरे को मिलता रहता है। एक लाहौल स्पीति का एक पेज है, उसमें शिंकुला की ओपनिंग क्लोजिंग का, दारचा की शिंकुला की ओपनिंग क्लोजिंग का अपडेट मुझे मिलता रहा। तो जो लोग पूछ रहे थे कि लेटेस्ट अपडेट्स मैं कहाँ से ले रहा था, दैट इज़ वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम। एक फ्रेंड है और उन्होंने मुझे बोला था कि टॉक अबाउट दी 3D प्रिंटिंग एंड DIYs। वो बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताऊं कि आई एम अ प्रोटोटाइपिंग गाय इन पैरेलल टू व्हाट ऑल आई डू।
तो आई डू अ लॉट ऑफ प्रोटोटाइपिंग, जिसमें कि मैं अपने खुद के मैंने पावर बैंक्स बनाए हैं, बड़े वाले बिग जंबो पावर बैंक्स, एंड आई डू अ लॉट ऑफ प्रोटोटाइपिंग इन 3D प्रिंटिंग फॉर माई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड माई साउंड रिकॉर्डिंग। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट येस, दैट डेफिनेटली हेल्प्स मी अलॉट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग माई आउटपुट इन ऑल दीज एरियाज। और क्या था, एक किसी ने मुझे क्या पूछा था, कुछ तो पूछा था किसी ने मेरे को, बट हाँ, मोटा मोटा ये था जी पूरा ट्रिप। और अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखो और मैं उसका रिप्लाई करके आपको बताऊंगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट भाई लोगों। आपका कोई और सवाल डालो, नहीं तो प्लीज़ यू नो लाइक दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब। लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं बट चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा।